ओके। नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे योजनाओं पर, और योजना में मैंने आज दो योजनाएं मुख्य रूप से शामिल की है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की। कि प्रधानमंत्री लिख दूं पहले तो आप लोगों को ज्ञान भी रहे। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और इस योजना में मैंने देखा है कि बहुत लोगों को डाउट भी है। पहला डाउट तो यही है कि क्या इसके अंतर्गत 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है या 6,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है, या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम वहां से बात अपनी शुरू नहीं करेंगे। हम बात शुरू करेंगे इसके शुरुआत से। आखिर ये योजना लाई क्यों गई, इस पर थोड़ा सा बात करें तो देखें कि भारत की जो स्थिति है, तो भारत में हर तीसरी महिला अल्प पोषण की शिकार है, यानी कुपोषण की शिकार है। वहीं अगर हम रक्त अल्पता की बात करें तो रक्त अल्पता में हर दूसरी महिला रक्त अल्पता की शिकार है, यानी एनीमिया की शिकार है एक तरीके से। अब मान लीजिए जो महिला कुपोषित है या फिर जिसके शरीर में रक्त की कमी है, उस महिला का गर्भधारण होता है, तो ऐसी महिला एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो बच्चा कुपोषित होगा। और हमारा जब सबसे पहला क्लास आप लोग याद करिए, जिसमें मैंने बताया था कि आईसीडीएस जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वो स्कीम हमने बच्चों के लिए लाया था, और वे उस स्कीम के अंतर्गत हमने महिलाओं को क्यों शामिल किया? इसी कारण से हमने महिलाओं को शामिल किया कि जो महिला स्वयं कुपोषित है, वह महिला अगर इस गर्भावस्था के बाद प्रसव के दौरान एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो जो पहले से कुपोषित जन्म लेने वाला है, ये चीज हमको पता है, तो हम जब बच्चा कुपोषित हो जाएगा उसके बाद उस पर काम करें क्या? आईसीडीएस के थ्रू। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने पहले गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को भी शामिल कर लिया, यहां तक कि किशोरी महिलाओं को भी 1991 में शामिल कर लिया, किशोरी लड़कियों को। तो उसी कंसेप्ट पर ध्यान रखते, उसी अवधारणा पर विचार करते हुए ये योजना लाई गई, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, कि जो महिला स्वयं पहले से कुपोषित है वह एक सुपोषित बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। तो इस तरीके से इसका शुरुआत हुआ कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना लाया जाए। तो क्या इससे पहले कोई योजना चल ही नहीं रही थी क्या? इससे पहले भी बहुत सारी योजना चल रही थी। उसमें एक योजना है जननी सुरक्षा योजना, लिख देता हूं, जननी सुरक्षा योजना। और इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। अब इस बात को मैं इसलिए क्लियर किया आपको कि अभी इस बात पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा हमको, इसलिए पहले बात को क्लियर कर लेना जरूरी है। अब देखते हैं कि ये जो योजना है, ये योजना किस आधार पर लाई गई। तो मैंने बात किया कि हर दूसरी महिला अल्प रक्तता की शिकार है और हर तीसरी महिला कुपोषित है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया था, उस अधिनियम पर विचार करते हुए या उस अधिनियम को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए 1 जनवरी 2017 को ये योजना लाई गई। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। और
इस योजना का जो उद्देश्य है, तो 3 उद्देश्य हैं। इस योजना के 2-3 उद्देश्य हैं। पहली बात तो आप इस योजना को पढ़ेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि सरकार केवल आर्थिक रूप से सशक्त करने पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार इस चीज पर भी ध्यान दे रही है कि बच्चा जब प्रसव के बाद जन्म लेता है तो उस बच्चे का टीकाकरण ठीक समय पर हो, उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ठीक समय पर बन जाए। तो ये सारी चीजें भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर ली गई और एक तरीके से बच्चे को कंप्लीटली एक लीगल तरीके से कि हाँ उसका टीकाकरण हो जा रहा है, हाँ उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है, इस सब बातों पर भी विचार किया गया इस योजना को लागू करने से पहले। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी समूह कौन है, वहां से पहले बात शुरू करता हूं और उसके बाद धीरे धीरे इस योजना को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इस योजना में लाभार्थी समूह कौन है, तो ऐसी महिलाएं जो ना तो केंद्र स्तर पे ना तो राज्य स्तर पर किसी नौकरी में हो या किसी सरकारी किसी संगठन में नौकरी में नहीं हो, वे सभी लोग यानी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर महिलाएं हैं, जो मजदूरी करती हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया और उनकी मजदूरी के बदले उनको क्षतिपूर्ति देने का, एक आंशिक क्षतिपूर्ति देने का प्रयास इस योजना के अंतर्गत किया गया। ठीक है। अब दूसरी बात ये है, इसको लिख लीजिएगा, जो मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं जो कि किसी सरकारी पद पर नहीं है, वे महिलाएं इसके अंतर्गत शामिल होंगी। अब दूसरी बात यह है कि क्या हर बच्चे के जन्म पर इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाया जा सकता है? नहीं। इसमें बताया गया है कि एक चीज और मैं भूल रहा हूं जिसको मैं बता दूं। हाँ, इसके अंतर्गत 2 तरीके की महिलाएं हैं। पहली महिला हो सकती है कि वो गर्भवती हो और दूसरी महिला धात्री महिला। ठीक है। अब ये महिलाएं कैसी महिलाएं होंगी? ये महिलाएं ऐसी महिलाएं होंगी जो महिला किसी सरकारी या किसी गैर सरकारी, किसी सरकारी संगठन में काम नहीं कर रही हो, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, या किसी उस तरीके के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रोजगार पे नहीं है, यानी एक तरीके से मजदूर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को इसके अंतर्गत टारगेट कर दिया गया। ठीक है। दूसरी बात, ये योजना कब से शुरू हुई? 1 जनवरी 2017 से। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं तीसरी बात, लिखते जाइएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखते जाइएगा आप। तीसरी बात देखते हैं कि क्या इस योजना के अंतर्गत हर एक महिला जो कि अपने बच्चे को जन्म देगी, तो क्या उसको हर बार इस तरीके की सहायता राशि दी जाएगी? नहीं, हर बार उस बच्चे को उस महिला को सहायता राशि नहीं दी जाएगी। पहले जीवित जन्म बच्चे पर इस पर बात की गई है। ध्यान रखिएगा, जब मैं पहले जीवित जन्म बच्चा बोल रहा हूं तो इसको भी लिख लेना चाहिए आपको। पहला जीवित जन्म बच्चा, यानी पहला बच्चा जो जीवित जन्म लेगा। ध्यान रखिएगा, बच्चा जीवित भी जन्म ले सकता है और मृत भी जन्म ले सकता है। तो पहला जीवित जन्म बच्चा जो कि अगर लेता है तो उसको ये राशि दी जाएगी। कितनी राशि होगी इसके अंतर्गत, उस पर अभी विचार करेंगे बाद में। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें है और एक बार ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, दोबारा इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। एक बार ही लिया जा सकता है, दोबारा नहीं। मतलब एक पहले जीवित जन्म बच्चे पर जो महिलाएं मजदूरी क्षेत्र से हैं, यानी गैर संगठन वाले क्षेत्र में काम करती हैं, उनको ये सहायता राशि दी जाएगी मातृत्व बंधन योजना के अंतर्गत। इससे पहले एक योजना चलती थी जननी सुरक्षा योजना, उसके जगह पे मातृत्व बंधन योजना लाया गया। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए दिया जाता था और इसके अंतर्गत कुछ 5,000 रुपए दिया जाता है। अब 5,000 रुपए और कहीं 6,000 रुपए भी लिखा रहता है, तो उस पर भी मैं बात कर दूंगा, कोई बात नहीं है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज हो गई कि पहले जीवित जन्म बच्चे पर हम इसको 5,000 रुपए की सहायता राशि दे रहे हैं। आगे देखते हैं इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका या आशा जिसको बोला जाता है एनएम
भी बोला जाता है, उनके माध्यम से, आशा को एनएम नहीं बोला जाता, वो मितानिन, उनके माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कितनी राशि मिलती है और वो राशि किस तरीके से किस किस्त में आती है। तो इसके अंतर्गत 3 किस्त में राशियां दी जाती है, जो कि कुल होगी आपकी 5,000 रुपए। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम 6,000 रुपए देते थे, लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपए दे रहे हैं अभी वर्तमान में, आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भधारण का पंजीकरण कराते ही इसको 1,000 रुपए मिल जाएगा। पंजीकरण कराते ही इसको 1,000 रुपए मिल जाएगा, किसको? महिला को। अब दूसरी बात, गर्भधारण का पंजीकरण कितने दिनों के अंतर्गत करवा लेना चाहिए? तो वो बताया गया है कि 150 दिन के अंदर आपको इसका पंजीकरण आंगनबाड़ी में करा लेना है, और आप 150 दिन के अंदर आप कराते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद आपको ये मिल जाएगा। दूसरी किस्त की बात करें, मैंने 5,000 रुपए बोला है, दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त जो है गर्भधारण के 6 महीने के बाद होगा। 6 महीने बाद, गर्भधारण के 6 महीने के बाद ये मिलेगा दूसरी किस्त, और वो कितना मिलेगा? 2,000 रुपए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गर्भधारण के 6 महीने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी, इसके अंतर्गत उसको एक बार स्वास्थ्य जांच भी कराना होगा, यानी 6 महीने बाद एक किस्त मिलेगी, उससे पहले एक प्रसव पूर्व जांच होगा जो कि एनएम करेगी, उसके वो जांच करेगी, सर्टिफाइड होगी कि हाँ ये गर्भवती है, बच्चा ठीक है, उसके बाद ये दूसरी किस्त 2,000 रुपए की मिल जाएगी। तीसरी किस्त कब मिलेगी? तीसरी किस्त कब मिलेगी? तीसरी किस्त मिलेगी जब बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, जब बच्चा जन्म ले लेगा, जन्म लेने के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, उसके अलावा लिख लीजिएगा BCG का टीका लग जाए, OPV का टीका लग जाए, OPV लिख देता हूं मैं, OPV का टीका लग जाए, DPT का टीका लग जाए, साथ ही हेपेटाइटिस B का टीका लग जाए। इसके बाद उसको तीसरी किस्त मिल जाएगी, और तीसरी किस्त कितने की, मतलब प्रसव के बाद, टीका के बाद तीसरी किस्त कितने की होगी? 2,000 रुपए की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 5,000 रुपए उसको टोटल प्राप्त हुए। लेकिन हम देखते ये भी हैं कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम इसको 6,000 रुपए दे रहे थे, तो सरकार को ऐसी क्या आफत आ गई कि वो इसको 5,000 रुपए कर दी। केंद्र सरकार की योजना है तो क्या आफत आएगी कि इसको 5,000 कर दी? ऐसा नहीं है। दरअसल ये 5,000 रुपए तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 1,000 रुपए और उसको मिलेगा। कहां से मिलेगा? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसको 1,000 रुपए और मिलेगा। इस तरीके से उसको 6,000 रुपए टोटल मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है उसके अंतर्गत 5,000 रुपए और 1,000 रुपए और जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से, तो कुल 6,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के बारे में आपसे पूछे कि कितने रुपए टोटल दिए जाएंगे 3 किस्तों में, तो 5,000 रुपए ही दिए जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ चीजें और बात करता हूं, कुछ चीजें और बात करने के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि इसको आप लिख भी लीजिएगा, मैं भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जब बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के कितने दिन के अंदर उसका संपूर्ण टीकाकरण कर दिया जाएगा? तो वो है 14 सप्ताह के अंदर। ये सरकार का वो है, मैं ये नहीं बता रहा हूं अपने तरफ से या कहीं से निकाला नहीं हूं, सरकार का एक आंकड़ा है, उसके अंतर्गत ही बता रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ऑथेंटिक सोर्स से लाया हूं मैं ये चीजें, बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीजें। इस योजना को लाया इसलिए गया कि भाई जो महिलाएं मजदूरी करती हैं, मजदूरी के बाद जो 6 महीने का स्तनपान उनको कराना चाहिए अपने बच्चे को, तो वो अपने बच्चे को स्तनपान न करा करके फिर से मजदूरी करने चली जा रही हैं, तो ये मामला कुछ ठीक नहीं। तो उनको आंशिक रूप से कुछ आर्थिक मदद दिया जाए ताकि वो अपने बच्चे को स्तनपान कराएं, बच्चे का देखभाल करें,
तो ये सब चीज़ों से लाया गया, इस सब चीज़ों के लिए लाया गया। अब देखते हैं जो मुख्य मुद्दा है, जो कि मुख्य मुद्दा आपको कहीं कोई पढ़ाएगा नहीं, जो कि लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहला मैंने किस्त बताया कि जन्म उसका पंजीकरण हो जाता है तो, दूसरा किस्त बताया कि 6 महीने के बाद, और तीसरा किस्त बताया प्रसव के बाद, लेकिन टीका लगने के बाद भी। तो टीका लगने के बाद उसको किस्त मिल गया। अब लिखिए और कुछ चीजें बताता हूं। मान लीजिए महिला ने 150 दिन के अंदर वो करा लिया, क्या बोलते हैं उसको, पंजीयन करा लिया। आंगनबाड़ी में गई और एक पंजीयन कराया, और पंजीयन कराने के बाद 150 दिन के अंदर पंजीयन कराया, और पंजीयन कराने के बाद उसको पहली किस्त 1000 रुपए की मिल गई। मैंने ये भी बात बताया था कि केवल एक बच्चे के लिए ही मिलेगा, दूसरे बच्चे के लिए इसके अंतर्गत सहायता राशि नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति है जब कि इसको 1000 रुपए मिल गया। अब 1000 रुपए मिलने के बाद किसी भी कारण से गर्भपात हो जाए, गर्भपात आप लोग समझते होंगे, महिलाएं तो बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, गर्भपात हो जाए या बच्चा जो है मृत हो जाए, गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि जो पहली किस्त उसको 1000 रुपए मिला था वो उससे वापस नहीं लौटाया मांगा जाएगा। पहली किस्त 1000 रुपए जो मिला था उससे वापस नहीं लिया जाएगा। 1000 रुपए वो लाभ प्राप्त कर चुकी है। अब उसके पास बचे हैं 4000 रुपए, जिसको कि मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत तो प्राप्त कर सकती है, लेकिन अब तो वो गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको ये 4000 रुपए तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा रही और वो फिर से दोबारा गर्भवती हुई, तो गर्भवती होने के बाद उसको ये 4000 रुपए की किस्त मिल जाएगी। 4000 रुपए में 2-2000 करके मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? 6 महीना के बाद। 6 महीना मतलब जब उसका एक बार प्रसव जांच हो जाए तब, या प्रसव जांच होने के बाद और एक बार प्रसव के बाद मिलेगा, प्रसव और टीकाकरण के बाद। अगर मान लीजिए उसने 2 किस्त ले रखी है, यानी 1000 रुपए पहला लिया, फिर 2000 रुपए ले लिया, अब वहां तक बच्चा ठीक था। अब उसके बाद तीसरी किस्त से पहले ही, तीसरी किस्त कब मिलेगी? जब बच्चे को टीका लग जाएगा, जब बच्चे का प्रसव हो जाएगा। लेकिन बच्चा मृत पैदा हो तब की स्थिति में क्या होगा? तब की स्थिति में भी यही होगा कि 3000 रुपए वो पहले से ले चुकी है और 2000 रुपए उसका बचा है, तो 2000 रुपए वो बाद में अगर ईश्वर ने चाहा और कृपा बरसी तो वो गर्भवती होती है तो उसको 2000 रुपए फिर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये मामले मतलब ये मातृत्व वंदन योजना का मामला जो है वो खत्म हुआ। अब इसके अंतर्गत और बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। आपने किस्त पढ़ लिया 5000 रुपए, डेट पढ़ लिया कब चालू हुआ और कितना रुपए मिलता है, 6000 रुपए टोटल मिलता है, लेकिन 1000 रुपए मातृत्व उसके अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा ये सारी चीजें भी पढ़ लें, तो इसमें अब कुछ चीजें हैं नहीं। अब देखते हैं दूसरा योजना, दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो है योजना सखी या वन स्टॉप सेंटर। सखी या वन स्टॉप सेंटर। सखी या वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2015 से। 1 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत हुई। अब सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? सखी वन स्टॉप सेंटर ये है कि सखी या वन स्टॉप सेंटर दोनों अलग अलग है। इसको वन स्टॉप सेंटर को सखी बोल दिया जाता है भारत में। अब देखते हैं वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेंटर या उषा किरण केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई दी जाएगी। वन स्टॉप सेंटर को कभी आपसे अगर दिमाग घुमा तो आपसे एक चीज और पूछ सकता है, उषा किरण सेंटर। तो वन स्टॉप सेंटर बोले, सखी बोले, उषा किरण सेंटर बोले, बात एक ही है। इसका एक अन्य नाम है उषा किरण सेंटर। ठीक है, अब देखते हैं
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि एक ही छत के नीचे पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से मतलब सभी तरह की सहायता एवं सहयोग प्रदान करना। पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब इसके देखते हैं लक्षित समूह कौन है। आप लिखते जा रहे होंगे, ध्यान रखो, मतलब उम्मीद कर रहा हूं। लक्षित समूह कौन है, यानी किसको टारगेट किया गया है इसके अंदर, लाभान्वित समूह कौन है? तो सभी महिलाएं जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की भी लड़कियां शामिल हैं, इसके अंतर्गत लक्षित समूह में है। और जो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो 2012 पढ़ाया हूं, किशोर न्याय जिसमें बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो भी संस्थाएं गठित होंगी, उनको भी सखी या वन स्टॉप सेंटर या उषा किरण सेंटर से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है, उसको लिख लीजिए पहले। इस सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत कौन कौन सी सहायता प्रदान की जाती है? पहला है आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, दूसरा है मेडिकल सहायता, तीसरा है प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, प्राथमिकी मतलब FIR, मनो सामाजिक समर्थन और परामर्श यानी मनोवैज्ञानिक सहायता भी और सामाजिक सहायता भी, कानूनी सहायता और परामर्श, अगला है आश्रय, लेकिन ये अस्थायी आश्रय होगा। उसके अलावा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, यानी कोई महिला अगर नहीं जा सकती सखी वन स्टॉप सेंटर में अपना कंप्लेन लेकर के, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के ऑफिसर से, वहां के जो मतलब कर्मचारी हैं, उनसे बात कर सकती है। ठीक है, चलिए अब और चीजें कुछ जानते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में। ये चीजें आप जान गए। अब जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, ये एक योजना था पहले, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, एक योजना था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, और एक योजना था राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। इन दो योजनाओं को हटा करके, ठीक है, इन दो योजनाओं के अंतर्गत जो टारगेट रखने थे, इन योजनाओं के अंतर्गत जो टारगेट रखे गए थे, उन टारगेट को पूरा करने के लिए, यानी इसकी एक अम्ब्रेला उपयोजना है। अम्ब्रेला उपयोजना का मतलब समझ रहे हैं? अम्ब्रेला मतलब छाता। छाते में कई तार होते हैं ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं, कमानी बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, नहीं, तार जो ऐसे ऊपर में ले जाता है और उसको छाता को खोलता है, कई तार होते हैं। यूं समझिए कि इसके अंतर्गत जो टारगेट सेट किए गए हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना, उसका एक तार है ये, यानी एक अम्ब्रेला योजना। इसके अंतर्गत जो बहुत सारी योजनाएं चल रही होगी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत बहुत सारे टारगेट होंगे। उन टारगेट को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत बहुत सारे टारगेट होंगे। उन टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही होंगी। उन योजना में से एक सखी या वन स्टॉप सेंटर है, मतलब इनकी उप योजना है। जैसे ICDS की उप योजना क्या है? आंगनबाड़ी योजना, समझ रहे होंगे। तो वैसे ही इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक उप योजना क्या है? सखी या वन स्टॉप सेंटर। समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे आप।
अब देखते हैं इसको फंड कहाँ से मिलता है। तो इसको फंड मिलता है आपको केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी फंड मिलता है, लेकिन इसको एक मुख्य रूप से फंड मिलता है निर्भया फंड से। निर्भया फंड की स्थापना कब की गई थी? मतलब इस सखी वन स्टॉप सेंटर को चलाने के लिए निर्भया फंड से, फंड गलत लिखते हैं, फंड से सहयोग मिलता है। तो निर्भया फंड की स्थापना कब की गई थी? 2013 में। निर्भया कांड कब हुआ था? 16 दिसंबर 2012 को। और 2013 में निर्भया फंड का काम बना दिया गया, ताकि इस फंड के माध्यम से लोग, इस फंड के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा सके। अब देखते हैं कुछ चीजें और में ये है कि क्या जो ये योजना है वन स्टॉप सेंटर, ये भारत में ही है या भारत से बाहर भी है? यानी भारत में ही ये लागू सखी वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं या भारत से बाहर भी बनाए गए? तो सरकार ने लगभग 10 देशों में, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर में सखी वन स्टॉप सेंटर खोला गया है भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो 700 सखी या वन स्टॉप सेंटर खोले गए थे, उसको 300 और बढ़ा दिया गया। यानी देश के अंदर जिले में 700 सखी वन स्टॉप सेंटर थे, उसको 300 और इजाफा करने का प्रयास सरकार कर रही है। यानी लगभग 1000 करने का प्रयास कर रही है। 1000 सखी वन स्टॉप सेंटर जो होंगे भारत में, और 10 देशों में और खोला गया है। यानी केवल भारत के अंदर ही सखी या फिर वन स्टॉप सेंटर है, या देश से बाहर भी है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछे तो देश से बाहर भी है। तो इस तरीके से सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में सारी चीजें खत्म हुई और हमने सारी चीजें देखी। अब एक चीज और आपसे मैं बोलूंगा कि मेरे को एक चीज और, आप लोगों के कमेंट अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि फूड इंस्पेक्टर के लिए कौन सा क्लास आपको चाहिए फ्री में, वो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक और चीज हम लोग जारी करने वाले हैं, वो है हेल्पलाइन। सीजीपीएससी व्यापम किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, फ्री हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए जारी करने का हम लोग का प्रयास है, जिसके अंतर्गत आप उसमें एग्जाम के बारे में जो चाहें, आपकी जो इच्छा हो आप उसमें पूछ सकते हैं। आप कॉल करेंगे, पूछेंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपको भी मिल जाएगा। तो ये एक तोहफा होगा आप लोगों के लिए 9 वर्ष का। और फूड इंस्पेक्टर के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। उसके अलावा और कुछ सुधार हो सकता है तो वो भी बताइए। उसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि अभी हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आने वाला है, लगभग 900 पोस्ट आने वाला है हॉस्टल वार्डन का। और इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है 12वीं पास होती है, यानी 12वीं पास कोई भी महिला या पुरुष इसको भर सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ये भी चीजें, मतलब आप लोग को भी तैयार रहना है। आगे बढ़ने से पहले, खत्म करने से पहले एक चीज और बोल दूं कि टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए भाई, मेरी आपसे गुजारिश होगी, टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी ये 455 रुपए में खुली भर्ती के लिए और 505 रुपए में परिसीमित भर्ती के लिए है। बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा और एक्चुअल प्राइस आने के बाद ये 599 खुली वालों के लिए और 649 परिसीमित के लिए हो जाएगा। तो आप फिर परेशान होंगे, ज्यादा पैसा देंगे। अभी कुछ सीटें बची हैं मेरे ख्याल से, 20 सीटों का अनाउंसमेंट मैंने किया था कल, तो 20 में से मेरे ख्याल से 12 या फिर 13 सीट हो गया है, बाकी सीटें बची हैं। तो आप लोग को अगर ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा 96 17 41 36 76 पे, महिला टेस्ट लिखिएगा, उसके बाद मैसेज करिएगा, आपको डिटेल भेजेंगे। तो इस तरीके से आप ये भी बताइएगा कमेंट करके कि भाई ये जो हमारा हेल्पलाइन वाला आइडिया है वो कितना अच्छा है या फिर बुरा है, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर के लिए बताइएगा, और जो हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आने वाला है उसके बारे में बताइएगा कमेंट करके, जो भी आपका वो होगा तो बताइएगा। उसके अलावा अभी जो महिला पर्यवेक्षक है उसमें आप टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मेरी बात मान करके। ये नंबर है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और योजनाओं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।